You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. आप लोग आज जन्माष्टमी मना रही हैं? कल मना लिया? या मनाते ही नहीं? आज आज मना रहे हो? जिसने फास्टिंग की है करते हो आप लोग फास्टिंग जन्माष्टमी में? तो लोग ने how many of you uploaded your scores? Raise your hands. Okay. आज आप लोग अपना स्कोर अपडेट कर दीजिएगा। कोई ऐसा है जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया? कितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया? रेज योर हैंड्स। ओके, इसका मतलब सब लोगों ने टेस्ट दिया है। बढ़िया। हम लोग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एलसी ऑसिलेशन पढ़ेंगे। वैसे तो लिमिटेड क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, बट इसका एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन क्लास 11th के टॉपिक से है, इसलिए टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ईएमआई के, वो हम लोग कंप्लीट करके एसी या तो स्टार्ट करेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में एसी स्टार्ट करेंगे। इस मंथ का जो हमारा टारगेट है वो एसी एंड ईएम वेव्स है, जो होपफुली कंप्लीट हो जाना चाहिए। और उसके बाद अक्टूबर पूरा ऑप्टिक्स का रहेगा। देखो, अक्टूबर में दीपावली, दुर्गा पूजा, ये सब जो फेस्टिवल होते हैं उसमें आपकी क्लासेस या तो उस समय मॉर्निंग में शिफ्ट कर देंगे या फिर जैसा हो भी होगा, बट क्लासेस ज़्यादा इंटरप्ट नहीं होंगी। जिस दिन आपकी क्लास होगी उस दिन क्लास होगी, उसको रीशेड्यूल कर लेंगे थोड़ा बहुत अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन वैसा छुट्टी टाइप का अभी सिचुएशन नहीं आएगा। छुट्टी टाइप का सिचुएशन आएगा एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब। शुड स्टार्ट नाउ। नचिकेता गया? नहीं आया। एलसी ऑसिलेशन और एलसी सर्किट कैसे वर्क करता है और इसका रोल क्या है, इसको बोलते हैं ऑसिलेटर सर्किट। और एक पहली बार हमने ऑसिलेटर को साइक्लोट्रॉन में पढ़ा था। ऑसिलेटर होते हैं, उनका काम होता है
सिग्नल जनरेट करना और एक तरीके से कहा जाए तो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करना, काइंड ऑफ, ज्यादा प्रिसाइज होगा, सिग्नल जनरेट करना, इस तरह का एक सर्किट होता है। और इसमें हम कहीं भी एक स्विच लगा सकते हैं। यहां पर अगर हमने एक स्विच लगा दिया, सपोज दिस इज स्विच दैट वी हैव केप्ट ओपन। जनरली क्या होता है, हमारा जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज्ड होता है। टोटल चार्ज इज लेट्स से कैपिटल क्यू, कैपेसिटेंस इज सी, इंडक्टेंस इज एल। इस तरह से ये हमारा एक सर्किट है जिसमें कैपेसिटर इनिशियली एट टी इक्वल्स टू जीरो, हम लोग बाउंड्री कंडीशंस बना सकते हैं। एट टी इक्वल्स टू जीरो, charge on capacitor Q, which is the instantaneous charge on the capacitor, is capital Q. Current in the circuit, as we know, there is no current, so zero. और अगर चार्ज नहीं, चार्ज पता है तो हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, अगर हम निकालना चाहें तो हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, क्योंकि करंट जीरो है तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, और हाफ एल आई स्क्वायर करें तो ये जीरो ही हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लो जीरो। और अगर टोटल एनर्जी की बात की जाए, टोटल एनर्जी, तो ये दोनों का सम, और वो हो जाएगा जीरो, और सॉरी हाफ क्यू स्क्वायर बाई और क्यू स्क्वायर बाई अपॉन टू सी। ये इनिशियल टोटल एनर्जी है इस पूरे सर्किट का। अब जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो होगा क्या, सपोज वी आर क्लोजिंग द स्विच एट टी इज इक्वल टू जीरो, जस्ट आफ्टर दैट क्या होगा, ये जीरो माइनस का सिचुएशन बोल सकते हैं, जैसे स्विच क्लोज करने के पहले का सिचुएशन। जीरो प्लस बोलने का मतलब होता है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो यहाँ पर टी जीरो प्लस पर भी सिचुएशन चेंज नहीं होगा, इंडक्टर में करंट नहीं है तो इनिशियली करंट जीरो ही होगा। तो तुम यहाँ पर माइनस ले लो या फिर प्लस ले लो, सिचुएशन इज गोइंग टू बी द सेम। जीरो माइनस जीरो प्लस पर सिचुएशन एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। बट एज द टाइम गोज, ये जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर सोचे तो ये चार्ज इस तरीके से मूव करता हुआ धीरे धीरे सर्किट में करंट बढ़ेगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा, और कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा तो इस तरीके से करंट आई फ्लो करेगा सर्किट में। और जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, इस इंडक्टर में करंट जो है वो बढ़ने लगेगा। करंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, सो डेफिनेटली करंट विल टेक अ मैक्सिमम वैल्यू समवेयर, एंड उस समय ये कैपेसिटर पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। इसमें जो यूसी है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। और ये टोटल एनर्जी है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर दोनों डिवाइसेस और दोनों एलिमेंट्स में जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है। इंडक्टर में हमारी एनर्जी स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैपेसिटर में हमारी एनर्जी स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनिशियली इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं है, कैपेसिटर में सारी की सारी एनर्जी है। तो ये कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा और करंट एक मैक्सिमम वैल्यू तक रीच करेगा। उसके बाद क्या होगा कि इस इंडक्टर में कुछ मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो जाएंगे ड्यू टू करंट, और इसमें भी एनर्जी आ जाएगी। जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज होगा तो हम लोग देखेंगे उस समय इंडक्टर के पास एक एनर्जी होगी, एंड दैट एनर्जी विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। लेकिन जैसे ही ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ तो करंट चूंकि फ्लो कर रहा है इस फैशन में, और इंडक्टर से करंट एकदम से जीरो नहीं होता है, तो करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू को रीच करने के बाद एकदम से जीरो नहीं होगा। दैट मीन्स द करंट इज कीप ऑन फ्लोइंग इन दिस फैशन। और अगर करंट इसी तरीके से फ्लो करता रहा तो कैपेसिटर पर जो चार्ज हो जाएगा वो इस तरह से पोलैरिटी चेंज होके फिर से ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा।
कैपेसिटर जब अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होगा, पहले जिस तरह से पोलैरिटी थी, अब जो करंट के कारण पहले डिस्चार्ज हो गया, लेकिन फिर भी इंडक्टर जो है वो करंट को जीरो नहीं होने दे रहा, इसके अंदर एनर्जी है, तो इन करंट को सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो अब कैपेसिटर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होगा और धीरे धीरे ये सारी जो एनर्जी है इंडक्टर की, वो पूरी की पूरी कैपेसिटर के पास वापस चली जाएगी और कैपेसिटर फिर से फुल्ली चार्ज हो जाएगा इन अपोजिट फैशन, और इस पर टोटल चार्ज फिर से वही कैपिटल क्यू आ जाएगा जो पहले था। कुछ देर के लिए ये इंडक्टर जैसे ही डिस्चार्ज हुआ, करंट मोमेंटली जीरो हो जाएगा, और जैसे ही करंट जीरो होगा, कैपेसिटर फिर दूसरी डायरेक्शन में डिस्चार्ज होगा। दैट मीन्स अब ये जो प्लस हो गया है, अब ये डिस्चार्ज होगा और करंट विल फ्लो इन अपोजिट फैशन, लाइक इन दिस फैशन, और फिर से कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। ये जो इंडक्टर है फिर से इसमें एनर्जी स्टोर होगी, फिर से करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा। एक समय ऐसा आएगा, कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज होगा, इंडक्टर फिर से चार्ज होगा और एनर्जी स्टोर होगा। इस तरह से कंप्लीट अगर सोचें तो वापस से इनिशियल कंडीशन जैसा सिचुएशन था प्लस माइनस, वैसा इनिशियल कंडीशन हमारा रीच कर जाने वाला है। तो ये 4 स्टेप का प्रोसेस है। कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, इंडक्टर के पास एनर्जी आ गई, इंडक्टर पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया, कैपेसिटर के पास वापस से एनर्जी आ गई, लेकिन ये एनर्जी अपोजिट पोलैरिटी में, चार्ज जो है वो अपोजिट पोलैरिटी में आ गया। फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, फिर से इंडक्टर के पास एनर्जी है, अगेन करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, और फिर से इंडक्टर डिस्चार्ज हुआ और बेसिकली अपनी एनर्जी लूज किया, और कैपेसिटर वापस अपने पुराने इनिशियल कंडीशन पर आ गया। तो इसको, इस पूरे 4 प्रोसेस को मिला के हमारा एक कंप्लीट साइकिल बोलते हैं, इन वन कंप्लीट साइकिल। इसका मतलब अगर हम एक सिंपल नोट यहां पर बना दे, ये बाद में भी काम आएगा, कि इन वन कंप्लीट साइकिल कैपेसिटर एंड इंडक्टर चार्जेस एंड डिस्चार्जेस ट्वाइस, दोनों 2 बार चार्ज भी होते हैं और डिस्चार्ज भी होते हैं, ऐसा। और इसको पहले हम लोग एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे, फिर इसका एक एनालॉजी है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ इसको रिलेट करते हैं। जब उसके साथ इसको रिलेट कर देंगे तो कोई भी क्वेश्चन चाहे इस पार्ट से आए या, तो हम उसको, सजल बच्चे आपका माइक ऑन है। तो अगर कभी एलसी ऑसिलेशन का ऐसा क्वेश्चन आ गया जो डायरेक्टली हमसे एलसी सर्किट से सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसको हम एसएचएम के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं और वहां से उसको सॉल्व कर सकते हैं। कौन से टर्म को कैसे रिलेट करना है, ये सारी बातें हम लोग जैसे जैसे स्लिप, मतलब ये टॉपिक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे समझेंगे। सबसे पहले तो अगर हम किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इस सर्किट को ड्रॉ करें दोबारा, तो उस समय हमारा जो चार्ज होगा कैपेसिटर पर, मैं अभी फर्स्ट क्वार्टर पार्ट की बात कर रहा हूं जिसमें कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है पहली बार। इन दैट सिचुएशन इस पर जो चार्ज होगा वो प्लस माइनस, अब ये इंस्टेंटेनियस चार्ज क्यू है, कैपेसिटेंस सी है, and current in the circuit is flowing in this fashion, and that is I. Now, suppose we try to write the KVL. KVL हम लोग किसी भी एक तरफ से लिख सकते हैं, या तो in the direction of current, opposite to the direction of current, doesn't matter actually. Suppose ये point A है, हम यहीं से KVL लिखना चाह रहे हैं. In the direction of current, definitely we write minus LdA by dt plus Q by C, and that is equals to 0. From here we can write
क्यू बाई सी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और यहां से डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बाई एल सी। एक तरीके से डिफरेंशियल, लेकिन यहाँ पर करंट है और यहाँ पर चार्ज है, तो इसको हम करना पड़ेगा। और यहीं पर हमको सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो समझ में आनी चाहिए कि आई वो डी क्यू बाई डी टी होना चाहिए, माइनस डी क्यू बाई डी टी होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि Q is the instantaneous charge on capacitor. So definitely the instantaneous charge on the capacitor is decreasing with time. That's why there will be a minus sign over here. I को हमको माइनस डी क्यू बाई डी टी से रिप्लेस करना पड़ेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? Because instantaneous charge on the capacitor is decreasing. डिक्रीजिंग, तो माइनस डी क्यू बाई डी टी। अब अगर हम लोग ने माइनस डी क्यू बाई डी टी आई को रिप्लेस कर दिया, तो यही जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कैसा दिखेगा? सो डी बाई डी टी ऑफ माइनस डी क्यू बाई डी टी एंड दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल सी। और इसको अगर थोड़ा सा और डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन बाई एल सी इंटू क्यू, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। अब ये जो एल सी आया है हमारा, जिस एल सी का नंबर भी निगेटिव, तो ये पूरा का पूरा टर्म एक कांस्टेंट है, और यहां पर क्यू है और यहां पर भी क्यू है। तो वी कैन सिंपली रिलेट दिस इक्वेशन with a differential equation we have already studied in SHM, that is d2x on dt square is equals to minus k times x। के साथ इसको हम रिलेट कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, बट वी डोंट नीड दैट। हम डायरेक्टली इसके साथ रिलेट करेंगे और इसका जो सोल्यूशन था वही सोल्यूशन यहाँ पर डाल देंगे। इसका सोल्यूशन था हमारा ए, सॉरी, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और एक्चुअली यहां पर वो k बाई एम इंटू एक्स ऐसा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हमको ओमेगा स्क्वायर लेना है। तो इसमें यहां पर चूंकि यहां पर x है, तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा है, वहां पर q है, तो वहां पर जो सोल्यूशन लेना पड़ेगा हम लोग को वो q के टर्म्स में लेना पड़ेगा। सो दिस इज q इज इक्वल टू नाउ ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और जैसे यहां पर हमने ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, और यहां से ओमेगा को हमने अंडर रूट ओवर के बाई एम इस तरह से लिख दिया था। सिमिलरली यहां पर भी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई एल सी, और ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर वन बाई एल सी कैन ऑल्सो बी रिटन एज वन बाई रूट एल सी। ये इस इक्वेशन का पार्ट है, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। ए क्या है और फाई क्या है, दैट वी हैव टू फिगर आउट। वो हमारी इनिशियल कंडीशन जो होते हैं उससे फिगर आउट होते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन को रिलेट किया, वैसे ही हमारा बहुत सारा कुछ रिलेट होने वाला है, क्योंकि जितने भी सॉल्यूशंस आने वाले हैं
तो हम लोग को यहाँ पर इस इक्वेशन को लेना है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया था इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलसी ऑसिलेशन। ये जो इक्वेशन आया हमारा, इसको हम बोल सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलसी ऑसिलेशन। अब ये ए क्या होगा, फाई क्या होगा, फाइनल इक्वेशंस क्या बनेंगे, करंट क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले तो एक साइन का टर्म आ रहा है, तो डेफिनेटली वी कैन थिंक ऑफ कि साइन आ रहा है, तो अब साइन और कॉस में ही सारी चीजें होनी है। तो मैं फिर से यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ। द इक्वेशन इज क्यू इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो हमने इनिशियल कंडीशंस यहाँ पर बाउंड्री पहले ही सेट करी हुई है कि इनिशियली कैपेसिटर का जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू है और सर्किट में करंट जीरो है। तो हमारे पास करंट हम निकाल सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी और माइनस डी क्यू बाई डी टी, जो भी कर लो। तो ये हो जाएगा ए साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। डेफिनेटली जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ब्रैकेट को, तो एक ओमेगा का भी टर्म आएगा इस तरीके से, यानी कि आई का जो एक्सप्रेशन है वो आ गया माइनस, सॉरी हाँ देखिए माइनस तो आएगा ही, माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हमारे पास दो अननोन्स है, एक है हमारा ए, और यही दोनों को इन दो कंडीशन से हम फिगर आउट करने वाले हैं, ए और एक है पाई। तो ये दो वैल्यूज हमको निकालने हैं। सबसे पहले तो एट टी इज इक्वल टू जीरो हमारा जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू है और करंट जीरो है। तो यहां से कोई भी एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं हम लोग। इस इक्वेशन में t का वैल्यू जीरो पुट कर दो, सिंपली पुट t इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा जो q हो जाएगा, और अदर लेफ्ट हैंड साइड में लिखो कैपिटल q, क्योंकि चार्ज कैपिटल q था उस समय। तो ये हो जाएगा a साइन फाइव, ये q का, ये एक तरीके के इक्वेशन आ गया। दूसरा, इस इक्वेशन में एट टी इज इक्वल टू जीरो हमको पता है करंट जीरो है, तो जीरो इज इक्वल टू ए ओमेगा और अदर माइनस ए ओमेगा, माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का वैल्यू जीरो हो गया, तो ये कॉस फाइव हो जाएगा। अब यहां से माइनस ए ओमेगा को इक्वेट करेंगे तो ये कॉस फाइव जीरो के बराबर हो गया। इसका मतलब सीधा सीधा है कि फाइव जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, पाई बाई टू के बराबर हो जाएगा। एक और वैल्यू हो सकता है थ्री पाई बाई टू, लेकिन वो हम थ्री पाई बाई टू अगर डालेंगे तो साइन निगेटिव हो जाएगा, जो कि यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमको पाई बाई टू ही लेना पड़ेगा। तुम चाहो तो बोल सकते हो कि सर कॉस फाइव तो थ्री पाई बाई टू पर भी जीरो होगा, लेकिन फिर हमको यहाँ पर उस वैल्यू को डालना पड़ेगा, और यहाँ पर निगेटिव दिख नहीं रहा बोल के। और यहाँ से अगर हम लोग फाइव का वैल्यू जो हमने यहाँ निकाला है यहाँ पर अगर पुट कर दे, तो Q इज इक्वल टू A। अब हम लोग को Q भी पता चल गया और फाइव भी पता चल गया, तो अब हम लोग को फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा वो बनाते हैं। और ये सारे प्रूफ जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली बार बता रहे इसलिए हमने ये सारे डिटेल्स बता दिया, एक एक पाई पाई बता दी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक इंजीनियरिंग की बच्चे बैठी हुई है। बट मेडिकल के बच्चे को वी डोंट नीड द डेरिवेशंस, वी सिंपली नीड द रिजल्ट्स। और रिजल्ट पर बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिजल्ट सिर्फ याद कर लिए कैसा होता है और इसके अलावा इर्द गिर्द कुछ भी नहीं पता। हमको रिजल्ट जो भी याद करने हैं, हमको उसके इर्द गिर्द की जो बातें बताई गई हैं वो याद होनी चाहिए, भले हमने डेरिवेशन भूल गए। तो फाइनली अगर हम Q द इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन द कैपेसिटर को लिखें, तो ये हो जाएगा A साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और ये हमारा हो जाएगा A कॉस, सॉरी A को भी रिप्लेस करना था ना,
इसको लिख सकते हैं Q cos ओमेगा टी। और I का अगर एक्सप्रेशन लिखना चाहेंगे तो यहां पर फाई का वैल्यू पाई बाई टू पुट करोगे, cos पाई बाई टू प्लस थीटा, ये हो जाता है माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू, अभी भी चाहो तो डिफरेंशिएट कर लो, माइनस डी क्यू बाई डी टी निकाल लो, यहीं से माइनस डी क्यू बाई डी टी निकालो तब भी वो आ जाएगा क्यू ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब इसके ग्राफ हमको समझ में आने चाहिए, पहले तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज समझ में आनी चाहिए। और अगर तुम लोग इसको रिलेट कर पा रहे हो तो एसएचएम में वेलोसिटी और पोजीशन इन सब के इक्वेशंस कुछ इसी तरह से बनते थे। पाई 0 भी होता था, पाई बाई 2 भी होता था, पाई भी होता था, पाई बाई 6 भी होता था, अलग अलग सिचुएशंस में। अगर इसके ग्राफ ड्रॉ किए जाए, जैसे और बेटर होगा कि हम लोग एक ही कोऑर्डिनेट पर ग्राफ ड्रॉ करें दोनों का, तो हमको ज्यादा अच्छा फील आएगा। मतलब वाई एक्सिस में एक बार हम लोग चार्ज को रखेंगे और एक बार उसी कोऑर्डिनेट पर एक बार करंट को रखेंगे, तो क्या हो, कैसा होगा ग्राफ, ये देखो। ये वाई एक्सिस है, ये निगेटिव टी में हम ड्रॉ नहीं करना चाहते, हम लोग ने टी पॉजिटिव में ही सब कुछ किया है। इसको चाहो तो इरेज कर सकते हैं, वी डोंट नीड दिस। हमारा टी जीरो से ही ये सारी कहानी शुरू हुई थी, तो टी जीरो ही पुट करो। नाउ क्यू जो है वो एक कॉस का ग्राफ है, तो कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। वैसे तो हमारे पास प्लॉटर भी है और हम लोग उस पर भी प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन फ्री हैंड ड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। और अगर कैपिटल टी अगर कंप्लीट टाइम पीरियड की बात हो, वैसे कैपिटल टी क्या है वो हम लोग देखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा टी बाई फोर, ये हो जाएगा हमारा टी बाई टू, ये हो जाएगा थ्री टी बाई फोर, और ये हो जाएगा कंप्लीट टी। ये वन कंप्लीट साइकिल है। उसी तरह से अगर हम करंट का ग्राफ ड्रॉ करें, तो करंट जो है वो सिंपल साइन फंक्शन है। अब ये क्यू ओमेगा, क्यू से अगर बड़ा हो गया तो ये ग्राफ का जो पिक है वो ऊपर भी जा सकता है, अगर ओमेगा वो लेस देन वन हो गया छोटा भी हो सकता है। इसमें कोई वो ऐसा नहीं है कि इसका पिक ऊपर जाना चाहिए नीचे जाना चाहिए, लेकिन टी बाई फोर पर ये वैल्यू, और टी क्या है ये भी लिख ही लो। तो ओमेगा हमारा आया था 1/√LC, और इसी को हम 2π/t से भी रिप्लेस कर सकते हैं, 1/√LC। तो यहां से t जो होगा वो 2π√LC। ये हमारा टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है। अब हम लोग चाहे तो वैल्यूज टी का निकाल के और पुट करके वैल्यूज चेक कर सकते हैं। तो ये जो ग्राफ होएगा ये कुछ ऐसा होगा, इस तरह से। ये पिक जो है ये ग्रीन वाला साइन का ग्राफ है और ब्लू वाला कॉस का ग्राफ है। मतलब ये हमारा इंस्टेंटेनियस चार्ज कैपेसिटर पर है और ये इंस्टेंटेनियस करंट सर्किट में है। अब इजीली इस बात को समझा जा सकता है कि जो भी हमने पहले एक्सप्लेनेशन दिया था बिफोर दिस एनालिटिकल कैलकुलेशंस, कि हमारा जो कैपेसिटर था, अगर हम इसको फिर से रियलाइज करना चाहें ग्राफ से, तो ये सारी बातें जस्टिफाई हो रही है ना। हमने कहा था कि ये प्लस माइनस है और इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और जैसे ही स्विच को हम क्लोज करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है ये पूरी की पूरी लॉस होती है, लॉस नहीं होता एक्चुअली, ये इंडक्टर में स्टोर होता है। तो हम देख सकते हैं कैपेसिटर का चार्ज डिक्रीज होके जब ये जीरो हो रहा है तब तक करंट मैक्सिमम हो गया, और जितनी मैक्सिमम करंट कितना है तो क्यू ओमेगा, ये जो आई का मैक्सिमम वैल्यू है वो क्यू ओमेगा है। मतलब यहाँ पर चाहे तो हम आई मैक्स लिख सकते हैं क्यू ओमेगा।
और उस समय इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर है ये भी चेक कर सकते हैं। हाफ एल आई स्क्वायर, नो, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर हमको पता है हाफ एल आई स्क्वायर, और उस समय जो करंट है वो मैक्सिमम है, दैट इज क्यू ओमेगा। सो इफ यू सिंपली पुट द वैल्यू एट हाफ एल आई इक्वल्स टू क्यू ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ एल क्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा हमारा 1/√LC है, उसको स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर हाफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन एल सी ऐसा कुछ आएगा, एल विल गेट कैंसिल्ड और ये जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। एग्जैक्टली हमारा वही एनर्जी जो कि कैपेसिटर में स्टोर था, तो पूरी की पूरी एनर्जी इंडक्टर के पास आ गई। अब क्योंकि करंट फिर से जीरो नहीं हो सकता मोमेंटली, तो करंट डिक्रीज होना शुरू होगा। तो ये T/4 के बाद यू सी द ग्राफ, करंट सेम ही वैल्यू लेते हुए पॉजिटिव, ऊपर मतलब पॉजिटिव, उसी डायरेक्शन में फ्लो करके धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, और अप टू T/2 ये पूरा का पूरा जीरो हो रहा है। तब तक कैपेसिटर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो चुका है। वी कैन सी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिलो द T एक्सिस, दैट मीन्स द चार्ज इन द कैपेसिटर इज इन अपोजिट सेंस, पोलैरिटी चेंज कर चुका है। तो अब कैपेसिटर पर जो चार्ज हो गया है वो कुछ ऐसा है, प्लस माइनस। और यहां आने के बाद अगेन करंट जो है मोमेंटली जीरो हो रहा है, और अब कैपेसिटर जबकि फुल्ली चार्ज हो चुका है, अब फिर से डिस्चार्ज होना शुरू होगा एंड करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो करंट देखो यहाँ से नीचे आ रहा है, इसलिए क्योंकि अब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना, पहले करंट हमारा एंटी क्लॉक डायरेक्शन फ्लो कर रहा था, अब क्लॉक डायरेक्शन फ्लो करना, इसलिए करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ। फिर से कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो रहा है 3T/4 टाइम पर, और इंडक्टर पूरी तरह से फिर से मैक्सिमम करंट होल्ड कर रहा है, और उसके बाद लास्ट T/4 टाइम में इंडक्टर पूरा करंट जीरो हो जाएगा और कैपेसिटर पर वापस से वही चार्ज आ जाएगा, एंड द थिंग अगेन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर टी के बाद यही चीज बार 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 रिपीट होती चली जाएगी। मैंने वन कंप्लीट टाइम पीरियड का ही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बताया। तो इसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। अगर आइडियल सिनेरियो देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस इसमें नहीं होता, देर इज नो रेजिस्टेंस, और अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो देर इज नो लॉस। कैपेसिटर जो है और इंडक्टर ये एनर्जी का लॉस नहीं करते, ये जितनी एनर्जी लेते हैं उतनी एनर्जी वापस कर देते हैं। तो सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। पहले हमारे पास टोटल एनर्जी जो थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में थी, उसके बाद जो एनर्जी थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में थी। इन बिटवीन लाइक 0 से T/4 या T/4 से T/2 या T/2 से 3T/4, इन बिटवीन जो सिचुएशंस है उसमें एनर्जी दोनों पार्ट में थोड़ी थोड़ी है। कुछ एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी है, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी है, बट टोटल एनर्जी अगर निकाले तो अगेन इट इज गोइंग टू बी Q²/2 में। तो ये जितना भी बात है ये सब SHM के साथ मैच हो रहा है। अगर एक नॉर्मल सिंपल ब्लॉक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को हम देखें, वैसे तो किसी भी सिस्टम SHM जो कर रहा है उसके साथ इसको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन इससे रिलेट करना थोड़ा सिंपल है। अगर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अपनी मीन पोजीशन से, ये उसका मीन पोजीशन है, अगर SHM कर रहा है, तुमको पता है ये स्टीम पोजीशंस है, और मीन पोजीशन पर इसका जो इक्वेशन होता है वो साइन का फंक्शन लेता है। लेकिन अगर एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें, जैसा इसमें चार्ज जो है वो एक्सट्रीम कॉस का फंक्शन, कॉस का टर्म ले रहा है, तो मतलब अगर उसके साथ हमको इसको रिलेट करना हो तो बेटर होगा कि हम लोग, अगर मैं एक्स और क्यू को रिलेट करना चाहता हूँ कि इक्वेशंस वैसे ही आए हैं, तो हम मान के चलेंगे कि हमारा जो ये सर्किट है अगर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हम एक SHM रियलाइज करना चाहते हैं तो ब्लॉक T0 पर अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर था, ये T0 कंडीशन है, और पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग की एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल बोलते हैं। तो अब बहुत सारे हम लोग एनालॉजीज के साथ बिल्ड करने वाले हैं, कौन सा टर्म SHM का, कौन सा टर्म LC का एक दूसरे के साथ पैरेलल होता है, ये हमको समझना पड़ेगा। जैसे चार्ज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ पैरेलल हो रहा है, उसी तरह से स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के साथ पैरेलल हो रही है। हाफ के x² जो एनर्जी स्टोर होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर, वो कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है।
और जैसे इस बॉडी को हम रिलीज करेंगे, ये जब मीन पोजीशन पर आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी होती है। बट यहाँ पर हमारा काइनेटिक एनर्जी नहीं है, यहाँ पर है इंडक्टर। और इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, तो बेसिकली हम लोग काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के साथ रिलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी को करंट के साथ रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, यहाँ पर करंट मैक्सिमम हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे रिसेम्बलेंस हमारे बनते हैं और हम धीरे धीरे पूरा का पूरा सर्किट को ही कन्वर्ट कर सकते हैं एक नॉर्मल सिस्टम के सिस्टम में। तो क्या क्या रिलेशन है, मैं एक बार इसको लिख दूं तो ज़्यादा अच्छे से कंक्लूड हो जाएगा। एक तरफ हम लोग लेते हैं एलसी सर्किट, और एक हमारा हो जाएगा स्प्रिंग ब्लॉक। सबसे पहला जो रिसेम्बलेंस तो इक्वेशन से ही हमको पता चलता है कि स्प्रिंग ब्लॉक पे जो एक्स है वो यहाँ पर चार्ज है। उसके अलावा अगर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी, क्यू को डिफ्रेंशिएट होगा तो ये करेंगे करंट। यहाँ पर जो मास होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर वो इंडक्टेंस होता है। इसको बोलते हैं मैकेनिकल इनर्शिया और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया। और इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, एल को इलेक्ट्रिकल इनर्शिया बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। इसी के कारण करंट जो है वो एब्रप्टली चेंज नहीं होता। जैसे कोई बॉडी एब्रप्टली मूव नहीं कर सकता जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, तो काइंड ऑफ इनर्शिया है ये सर्किट के लिए। इसके अलावा यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो क्यू हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर तुम लिखोगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर बाई 2c और यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर इन दोनों को भी रिलेट करना हो तो 1/ck के बराबर हो जाएगा। मतलब रिसेम्बलेंस जो है वो 1/c, इसके बाद हम लिख देते हैं 1/c इज इक्विवेलेंट टू k। ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट और ये हमारा होता है 1/कैपेसिटेंस। इसका वैसे इसका कोई नाप तो नहीं है, लेकिन इन दोनों एक दूसरे से रिसेम्बल कर रहे हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बारे में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में ये बात साफ साफ समझ में आ जाएगी। उसका होता है हाफ LI स्क्वायर और ये हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ MV स्क्वायर। तो साफ साफ देख सकते हो L M की जगह आ रहा है, I V की जगह आ रहा है। मतलब तो ये जो पहले हमने रिसेम्बलेंस ऑलरेडी बता दिया था, ये बिल्कुल यहां से भी जस्टिफाई हो सकता है। टोटल एनर्जी, अगर SHM की बात की जाए तो टोटल एनर्जी यहाँ पर हाफ M ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर ऐसा लिखते हैं। और यहाँ पर टोटल एनर्जी को हम किसी एक फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे चार्ज ऑन द कैपेसिटर पर लिखा तो Q स्क्वायर बाई 2c लिख दिया। या फिर क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कैपेसिटर पर ही इनिशियल चार्ज दिया जाता है, करंट इन द इंडक्टर इनिशियली ये तभी पॉसिबल है जब स्विच को हम ओपन न रख के एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर शिफ्ट करें। पॉसिबल है। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन हो, हमारा एक कैपेसिटर है जो कि अनचार्ज है और एक इंडक्टर है जो कि इस तरीके से हमने एक बैटरी और एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया हुआ था, लाइक दिस। ये हमारा पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है और ये हमारा स्विच इनिशियल पोजीशन पर बहुत देर तक पड़ा हुआ है। लेट्स से बैटरी V, रजिस्टर R
तो बहुत देर तक पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली सर्किट में करंट जो होगा वो V बाई R हो जाएगा। और जैसे ही हम इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ इसको शिफ्ट करेंगे, तो कैपेसिटर पर चार्ज 0, इंडक्टर में सारा का सारा एनर्जी, और ये जो सिचुएशन है ये हमारा मीन पोजीशन जैसा सिचुएशन आ जाएगा कि बॉडी जो है वो मीन पोजीशन पर है, उसको एक वेलोसिटी से हमने थ्रो किया है और वेलोसिटी से हम वो मूव कर रहा है। तो इसका इक्वेशन साइन वाला फंक्शन हो जाएगा क्यू का। और जो हमने कंडीशन लिया है उसमें चार्ज इनिशियली मैक्सिमम है, तो हमने पॉजिटिव एक्सट्रीम का कंडीशन उसके साथ रिसेंबल हो रहा है। तो डिपेंड करता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैपेसिटर पर ही इनिशियल चार्ज हो सकता है और इंडक्टर के पास करंट नहीं हो सकता। जैसा सर्किट होगा वैसे हम अप्रोच करेंगे, लेकिन अब लगभग हर चीज को रिलेट करके उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। कितने देर के बाद चार्ज 1/2 हो जाएगा, कितने चार्ज की देर के बाद करंट 1/4 हो जाएगा। इस तरह का सिंपल क्वेश्चन बहुत सारा मिलता है जो डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशन से बन जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि इक्वेशंस जो बनेंगे वो इनिशियल कंडीशंस को ध्यान में रख के बनेंगे। मतलब एक्चुअल जो हमारा इक्वेशन आया है वो ये है, फाई जो एसएचएम का जनरल इक्वेशन होता है वो a sin ओमेगा t प्लस फाई होता है। उसी तरह से क्यू का जो इक्वेशन होगा और आई का जो इक्वेशन होगा, हम लोग इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि अगर हम चार्ज को, इनिशियल चार्ज जो भी होगा, और कॉस ओमेगा टी ऐसा लिख रहे हैं, इसका मतलब हमने फिक्स कर दिया है कि कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज है। अदरवाइज या तो करंट या तो चार्ज, किसी एक को जनरल कंडीशन लिख सकते हैं। लाइक हमारा जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ऐसे ही छोड़ देना है। और अगर आई आए तो इसको माइनस डी क्यू बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करके जो हमने वैल्यू निकाला था वो माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ऐसा लिख देना है। अब हमको जो भी बाउंड्री कंडीशन दिया गया है वो यूज करके और फाइनल इक्वेशंस उस पर्टिकुलर सर्किट के लिए क्या होगा वो बना सकते हैं। और अगर, जो कि मेडिकल के मैक्सिमम क्वेश्चन में होता है कि यही कंडीशन देगा कि कैपेसिटर पर इनिशियली चार्ज था, जो केस हमने लेके इस पूरे सर्किट को सॉल्व किया है यही कंडीशन हमारा रहने वाला है। तो फिर तुमको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन से और ये सब करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जो रिजल्ट आए हैं कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी वाला, उसी से डायरेक्ट काम कर लेंगे हम लोग। ये जो रिजल्ट अभी दिख रहा है Q इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, I इज इक्वल टू Q ओमेगा साइन ओमेगा टी, बस इसी से हमारा सारा काम हो जाएगा। तो अब जैसे ये वाला सिचुएशन तुमको दिख रहा है, इसमें अगर हमने देखा कि इनिशियल वैल्यू जो करंट का है, लाइक चार्ज कैपेसिटर पर 0 है और इनिशियल करंट हमारा मैक्सिमम है V बाई आर है, तो यू कैन सिंपली पुट T इज इक्वल टू 0 पर करंट V बाई आर और चार्ज 0, तो वहां से हमारा फाई का वैल्यू आ जाएगा। तुम चाहो तो इसको एक बार मैं सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। Q का वैल्यू 0 है तो A साइन ओमेगा टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो A साइन फाई। अब चूंकि A 0 नहीं हो रहा है, साइन फाई को 0 होना पड़ेगा, दिस मीन्स फाई को 0 होना पड़ेगा। और फाई को 0 अगर है तो यहाँ पर पुट कर दो और करंट हमारा V बाई आर है एंड दैट इज इक्वल टू A ओमेगा हमको पता है 1 बाई रूट एल सी, ये तो हमेशा से सेम ही रहने वाला है चाहे कैसा भी सर्किट हो। कॉस फाई का वैल्यू 0 है, सॉरी फाई का वैल्यू 0, हाँ, तो कॉस 0 ये 1 हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू कॉस 0 हो जाएगा मतलब 1। अब चाहे तो A के लिए सॉल्व कर सकते हैं, A आ जाएगा हमारा और फिर इक्वेशंस बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा। ज्यादातर क्वेश्चन सीधे सीधे इसी दो इक्वेशन से आपके सॉल्व हो जाने वाले हैं। मेडिकल के बच्चे तो सिर्फ यही दो याद कर लें वही बहुत है। और इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेट करना है, T/4 पर कैसे ये 2 बार चार्ज 2 बार डिस्चार्ज होता है, ये सब चीजें हैं। और जैसे मैंने एसएचएम के दौरान भी बताया था कि हर चीज लाइक वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन, ये सब का टाइम पीरियड और ऑसिलेशन ये सब एसएचएम कर रहे होते हैं। पोजीशन तो एसएचएम कर ही रहा है, वेलोसिटी भी एसएचएम कर रही होती है, एक्सेलरेशन भी एसएचएम कर रहा होता है और सबके टाइम पीरियड सेम ही होते हैं।
लेकिन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, और ये T/2 से ऑसिलेट करते हैं, मतलब इनका फ्रीक्वेंसी डबल होता है, क्योंकि ये 2 बार मैक्सिमम मिनिमम रीच करते हैं वन कंप्लीट टाइम पीरियड में। तो बस इतना हमको याद रखना है, फिर से मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी is twice of that of frequency of LC सर्किट। और अगर बात की जाए कि टोटल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट फंक्शन है, तो उसकी टाइम पीरियड जो होता है वो जीरो होता है, तो फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी भी हो सकती है, नॉट डिफाइंड भी हो सकता है, डिपेंडिंग के ऑप्शन क्या हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, इसको टू या तो इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी डाल दो, नॉट डिफाइंड है तो नॉट डिफाइंड डाल दो, क्योंकि ये दोनों एक ही मीनिंग है इस कंटेक्स्ट में। ये पूरा बात समझ आ रहा है? एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन? तो तुम लोग उसको पूछ सकते हो कि क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब चीजें तुमने एक बार पढ़ ली है, तो जहां जहां डाउट वाला पोजीशन है वहां पर तुम क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो। सर वो जो आपने स्टेटमेंट लिखा था कि एक साइकिल में चार्ज और डिस्चार्ज 2 बार होता, वो हाँ, तो तुम देखो ना, कैपेसिटर पर 2 बार पीक जा रहा है ना, चार्ज का 2 बार पीक हो रहा है, करंट 2 पीक ले रहा है। कोई भी एसएचएम ब्लॉक, सिंपल हार्मोनिक ब्लॉक सिस्टम में, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी 2 बार मैक्सिमम होती है, कोई एक कंप्लीट टाइम पीरियड में। अगर हम काउंट करें, जैसे यहाँ से हमने रिलीज किया, यहाँ से रिलीज किया, तो यहाँ तक जाने में वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है, फिर वेलोसिटी मिनिमम हो रही है, फिर वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है, फिर मिनिमम हो रही है। 2 बार हुआ नहीं ये पूरा। इसको पूरा का पूरा एसएचएम से ही रिलेट करना है। एसएचएम से रिलेट करोगे ना, तो इसी बहाने तुम्हारा एसएचएम प्रिपेयर हो जाएगा, मतलब इक्वेशन वाला पार्ट। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा एसएचएम तुम जाके पढ़ो, सिर्फ इक्वेशंस। एसएचएम में जो इक्वेशन का पार्ट था, जिसको हमने पहले दिन पढ़ाया था, फर्स्ट डे एसएचएम जो तुम लोगों को सिखाया गया था, वो इक्वेशन और उसके रिलेटेड जितनी ही बातें बताई गई थी, हमारा सारा जो आंसर है इस पार्ट का और एलसी ऑसिलेशन का, सिर्फ उसी से ही आ जाता है। अब 1/4 एनर्जी हो गई, 1/3 एनर्जी हो गई, तो उससे अकॉर्डिंग चार्ज कितना होना चाहिए, वो चार्ज होने में कितना टाइम लगना चाहिए, ये जितनी भी बातें हैं वो सब एक एक लाइन में सॉल्व हो जाएंगी। अब जैसे हम क्वेश्चन करते थे कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाए, तो उसके लिए हमारा जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में डिस्टेंस होता था वो a/√2 के बराबर होता था, क्योंकि हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है। जैसे यहाँ पर पूछा गया एलसी ऑसिलेशन में, आफ्टर हाउ मच टाइम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इंडक्टर मस्ट बी सेम। जैसे एक क्वेश्चन देखो, लोग अगर रिलेट नहीं कर पा रहे होते क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझो, जो हमने नॉर्मल कंडीशंस लिए हैं उसी कंडीशन में आफ्टर हाउ मच टाइम एनर्जी stored in inductor will be equal to कैपेसिटर। उस समय जो कैपेसिटर की एनर्जी है और इंडक्टर की एनर्जी बराबर हो जाएगी, कितने देर के बाद होगा? स्विच क्लोज करने के बाद। मिनिमम टाइम पूछा जा रहा है, वैसे तो इनफाइनाइट बार होगा ये, लेकिन मिनिमम टाइम कितने टाइम के बाद होगा ये सब पूछा गया है। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से। एक्सट्रीम पोजीशन से बॉडी को छोड़ा गया, ये मेन पोजीशन है, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ये होता है टोटल एनर्जी, हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो
दोनों की एनर्जी बराबर है, मतलब 1/4 हो गया, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और इसके लिए अपने को चाहे तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं या पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा डिस्टेंस जो आता है वो a/√2 के बराबर आता है। अब यहाँ से a/√2 आने में कितना टाइम लगता है? वी हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग सो मेनी टाइम्स, t/8। t/8 अगर यहाँ से यहाँ लगता है तो यही टाइम इसके लिए भी हो जाएगा t/8। अब t क्या है? तो 2π√LC, सो 2π√LC/8, दैट इज योर आंसर। तो अगर तुमने एसएचएम को बहुत अच्छे से किया हुआ है तो एलसी ऑसिलेशन में तुमको एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन परेशान नहीं कर सकता। चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दिया जाए, बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर एसएचएम में दिक्कत है तब तुम इसको एक अलग टॉपिक समझ के समझने की कोशिश करोगे, तो जब वहां दिक्कत है तो यहाँ की दिक्कत और बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां तो फिर भी थोड़ा सा मैकेनिक्स वाला बात है, काइनेटिक एनर्जी, बॉडी मूव करता दिखता है, यहाँ तो कुछ मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए समझना है तो पहले हमको एसएचएम समझना पड़ेगा, और अगर एसएचएम समझ आ गया तो तुरंत उसको रिलेट करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे क्लास में ऐसे हैं जिन्होंने एसएचएम उस टाइम तो समझा था बट अभी याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जब दोबारा पढ़ोगे रिलेट कर लेना, सामने तो सारी चीजें लिखी हुई है और इतना हमने बकबक किया हुआ है, तो अगर पढ़ोगे एसएचएम याद आ जाएगा तो अपने आप ही सारा प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि इंडिविजुअल टॉपिक की तरह इसको अगर अलग से पढ़ने की कोशिश करोगे तो फिर कंफ्यूजन और बढ़ेगा। इसलिए मैं बिल्कुल भी इसको अलग से तुमको पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा, तुम इसको एसएचएम के साथ ही पढ़ो। और अगर लगे तो एक दिन एसएचएम दोबारा कम से कम इक्वेशन वाले पार्ट को रिवाइज कर लो, उससे ये सारे क्वेश्चन एक साथ एक एक लाइन में सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन के लिए तो पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि तुमको बहुत सारे टाइम याद करवाए गए थे एसएचएम में कि यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम। तो वो चीज यहाँ पर चार्ज और करंट के टर्म्स में अगर हम रिलेट कर पाए बहुत आसानी से होता जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, मेडिकल में तो नहीं पूछेंगे बट इंजीनियरिंग में पूछा जाता है, और ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है इसलिए मैं बता देता हूँ। कभी कभी दो कैपेसिटर दे देते हैं, इस तरह का सिचुएशन आता है कि एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर यहाँ लगा दिए। दोनों के कैपेसिटेंस भी अलग अलग दे दिए जाएंगे, C1 C2। दोनों पर चार्ज भी अलग अलग दिए जाएंगे, Q1 एंड Q2। पोलैरिटी भी कुछ भी दी जा सकती है, प्लस माइनस कैसे भी। मैं एक रैंडम कंडीशंस ले रहा हूं। स्विच ओपन है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडक्टर में कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि आफ्टर क्लोजिंग द स्विच व्हाट विल बी द मैक्सिमम करंट। क्वेश्चन हमारा सिंपली पूछा जाता है आफ्टर क्लोजिंग द स्विच व्हाट विल बी द मैक्सिमम करंट। अब ये मैक्सिमम करंट से और भी बातें निकाली जा सकती हैं। मैक्सिमम करंट से मैक्सिमम एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर, ये भी पूछा जा सकता है। अब ये मैक्सिमम करंट जो है, ये मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ये भी पूछा जा सकता है। और अगर इंजीनियरिंग में जाए तो इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन C1, इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन C2, इंस्टेंटेनियस करंट ऑन सर्किट, ये सब कुछ पूछा जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सिर्फ इस पार्ट को अगर हम चाहे तो ये एक लाइन में हो जाएगा सॉल्व, कोई बड़ी बात नहीं है, और हम लोग मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम एनर्जी निकाल सकते हैं। कैसे? तो जैसे ही अपने स्विच को क्लोज किया तो हमको इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखना होगा। दो कैपेसिटर है और उनको डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया गया है बिना किसी इंडक्टर के।
और ये क्वेश्चन कैपेसिटर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। पोलैरिटी जो भी हो, अभी जैसे हमने जो ड्रॉ किया है उसमें सेम पोलैरिटी है, या अपोजिट पोलैरिटी भी होगी तो भी हमने किया हुआ ये काम, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो एक भी कॉमन का टर्म आता है जो कि आता है C1V1 प्लस C2V2, अगर सेम पोलैरिटी में कनेक्टेड है C1 प्लस C2। एक लॉस ऑफ एनर्जी का टर्म आता है, हाफ लॉस ऑफ एनर्जी, और ये होता है हाफ C1C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, और अगर सेम पोलैरिटी में है तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, अगर अपोजिट पोलैरिटी में है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, अगर अपोजिट पोलैरिटी में माइनस। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले आपको सिखाए गए हैं। ये जो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला है दैट इज एक्चुअली हाफ एल आई स्क्वायर, और यहीं से हमारा आई मैक्स आ जाएगा, ये मैक्सिमम। जो लॉस ऑफ एनर्जी है इसी को हमको हाफ एल आई मैक्स के बराबर इक्वेट करना पड़ेगा। यानी कि जब इंडक्टर में करंट मैक्सिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होने के लिए कोई भी, मान लो आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम और हमको आई मैक्स चाहिए, तो हमको पता है कि फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डी आई बाई डी टी 0 होना चाहिए। यानी कि करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, डी आई बाई डी टी अगर हमारा 0 है तो डेफिनेटली उस समय जो चार्ज होंगे वो वाट एवर भी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर केवीएल अगर सेटिस्फाई करेगा तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होने पड़ेंगे, क्योंकि इंडक्टर के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं। डी आई बाई डी टी को ही 0 कर रहे हैं तो वीएल को 0 करना होना ही पड़ेगा, और जब वीएल 0 होगा यानी कि VC1 और VC2 ये सेम होने पड़ेंगे, और ये क्या होगा, ये वही कॉमन पोटेंशियल होगा जो हमने इस तरह से करके निकाला है। तो वैसे तो इस सर्किट का पूरा पोस्टमार्टम हमको पता है, बताया जा सकता है, बट सिर्फ आई मैक्स कैसे निकालना है इतना भी अगर तुम लोगों ने समझ लिया तो बहुत है। ये भी क्वेश्चन रेयर है, तुम लोग से नहीं पूछा जाएगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी हम बहुत आसानी से, ये रट्टा मार फॉर्मूला होता है, इसको याद करके बैठेंगे। गलती से भी अगर दो कैपेसिटर का क्वेश्चन आया इंडक्टर के साथ तो यही आएगा, यही करना है। आई बात समझ में? क्लियर है? हाँ सर। इसके बाद डीके ऑफ करंट की बात आती है। वैसे तो ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बिल्कुल सिमिलर होता है, लेकिन फिर भी देख लो। मान लेते हैं कि एक सर्किट है कुछ इस तरह से, इसको साथ ही बता देना चाहिए था, उस दिन पता नहीं ध्यान से उतर गया, या फिर ऐसा मत करो। इसका सर्किट कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा। क्या करना है? हाँ, कुछ इस तरीके से ये स्विच 1 पोजीशन पर बहुत देर से है ऐसा मान के चलेंगे। दिस इज पोजीशन 1 एंड दिस इज पोजीशन 2। अब ये V है फॉर एग्जांपल, ये R है, ये L है, तो वी नो कि जब स्टेडी स्टेट कंडीशन रीच करेगा एंड दिस इज अ कंडीशन ऑफ चार्जिंग ऑफ इंडक्टर और ग्रोथ ऑफ करंट, तो ये जो I होगा वो I का वैल्यू हो जाएगा V/R। इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की वजह से बिहेव करेगा, और जैसे ही स्विच को हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे
तो अब चूंकि करंट ऑलरेडी फ्लो कर रहा था इसमें इस तरीके से, इंडक्टर में जो करंट का डायरेक्शन था वो ऐसा था, तो जब स्विच को हम लोग शिफ्ट करेंगे तो करंट ऐसा ही फ्लो होता रह जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे जो एनर्जी है वो रजिस्टर के क्रॉस लॉस होगी और पूरा का पूरा एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा और फाइनली सर्किट डेड हो जाएगा। दिस इज वेरी मच सिमिलर टू डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर को अगर हम डिस्चार्ज कर रहे हैं तो कुछ ऐसा ही होता है, कैपेसिटर धीरे 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 अपनी सारी एनर्जी रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज कर देता है। इसका भी डिफरेंशियल इक्वेशन चाहे तो बनाया जा सकता है। अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन इसका बनाना चाहें सो व्हाट वी कैन राइट, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट किया, ए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वी आर गोइंग, सो ए बाई डी टी माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई आर और डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल डी टी। और डेफिनेटली करंट टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो डी आई बाई आई निगेटिव ही होना चाहिए, इसलिए एडिशनल माइनस की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर जरूरत पड़ता है कभी कभी हम लोग को तो एडिशनल माइनस लगाते हैं अगर रिलेशन हमारा सही नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि डी आई बाई डी टी निगेटिव टर्म है, मतलब टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है करंट। इनिशियल वैल्यू अगर चाहे तो वी बाई आर आई नॉट जो भी डालना चाहो डाल सकते हो। यहाँ से ये हमारा हो जाएगा आई नॉट, ये किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर करंट का वैल्यू हो जाएगा आई, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा टी। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है डीके ऑफ करंट। सिमिलर टू डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बिल्कुल इसी के साथ रिलेट होगा। ये हो जाएगा लॉन आई इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल, डी टी की इंटीग्रेशन हो जाएगा, टी लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा टी। और यहाँ पर लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक है, तो आई से स्मॉल आई तक है। ये हो जाएगा लॉन आई बाई आई, और आई नॉट है तो आई नॉट ले लो, आई नॉट इक्वल टू माइनस ये टी बाई टाउ है, एल बाई आर को टाउ लेते हैं, फिर से एक्सप्रेशन वही आ गया आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। अगर कैपेसिटर वाला याद हो तो ये होता था क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर से टी बाई टाउ, वही बिल्कुल रिसेंबल हो रहा है। कितने देर के बाद करंट हाफ हो जाएगा, कितने देर के बाद 1/4 हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें की जा सकती हैं। ये डीके ऑफ करंट, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये बिल्कुल सिमिलर रोल प्ले करते हैं और इससे बहुत कम क्वेश्चन आएगा। पर ज्यादातर क्वेश्चन ग्रोथ ऑफ करंट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच वैसा वाला पूछा जाता है। अगर इससे भी आता है तो कोई बुराई नहीं, यू कैन डू दिस। ये पार्ट भी समझ आ गया। Anyone have any doubt? अब हम लोग बात करेंगे एसी जनरेटर। क्या होता है एसी जनरेटर, उसका बेसिक फंक्शन, बेसिक प्रिंसिपल क्या है। हम लोग तो अभी बहुत ज्यादा एसी के बारे में नहीं पढ़े हैं, जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन समझ में आएंगे। लेकिन एसी जनरेटर होता क्या है, बस ऐसा समझ लो कि दो पोल के बीच में इस तरह से दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ, और इसके बीच में कोई भी एक कॉइल है जिसको हमने प्लेस कर दिया है और जिसको मैकेनिकली
रिवॉल्व किया जा रहा है। इस तरीके से इसको हम मैकेनिकली किसी तरीके से रोटेट कर रहे हैं, तो इससे जो फ्लक्स लिंक्ड है वो चेंज होगा विद टाइम, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो हमारा होता है बी डॉट एस। मैग्नेटिक फील्ड जो भी हो, एरिया जो भी हो, इसके साथ एक कॉस ऑफ थीटा का भी टर्म होगा, और थीटा को चेंज करना सबसे आसान है। इसलिए रियल लाइफ में जब भी हमको करंट जनरेट करना होता है, ईएमएफ जनरेट करना होता है, तो हम लोग थीटा को ही चेंज करते हैं। और थीटा सबसे आसान तरीके से चेंज हो सकता है रोटेशनल मोशन, जो कि हम हर ऑटोमोबाइल इंजन में करते हैं। तो जनरेटर के अंदर यही किया जाता है कि एक पेट्रोल या डीजल, केरोसिन वाले भी पहले आते थे, अब तो खैर बंद हो गए। तो डीजल से हम लोग एक रोटेशनल मोशन क्रिएट करते हैं, जो कोई भी ऑटोमोबाइल इंजन के हो रहा है वही काम करते हैं। और उससे क्या होता है, ये कॉइल रोटेट करने लगता है, और कॉइल के रोटेट होने से हमको लाइट मिल जाता है। तो वहां पर जो है बेसिकली डीजल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। लेकिन नॉर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी हम डेवलप करते हैं वो कोल से करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में स्टीम से करते हैं। स्टीम बना के उसकी, तो हाइडल पावर प्लांट सीधे पानी को गिरा के टरबाइन को रोटेट करके वैसे करते हैं। तो थीटा जो है, अगर ये किसी कांस्टेंट, या और ये ओमेगा जो है ये कांस्टेंट होता है, ये ओमेगा वेरिएबल नहीं होता है। इस ओमेगा से हमारी फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है, और हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का एसी में फ्रीक्वेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंडिया में ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। 2πf ओमेगा को जो हम लिखते हैं वो होता है 2πf, और ये जो f है ये हमारा होता है 50 हर्ट्ज। तो हमारा जितना भी एसी का सप्लाई है वो 50 हर्ट्ज पे ही होता है इंडिया में। यूएस में ये 60 हर्ट्ज है। हम लोग 220 वोल्ट पर सप्लाई करते हैं, यूएस में ये 120 या 140 वोल्ट पर सप्लाई होता है। इसलिए डायरेक्टली हमारे जो इंडियन अप्लायंसेस हैं वो यूएस में यूज नहीं हो सकते, उससे फिर चेंजेस करने पड़ते हैं। खैर, तो पॉइंट ये है कि ये जनरेट कैसे करता है। तो किसी भी इंस्टेंट अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस अगर हमको फ्लक्स निकालना हो फाई, तो b इंटू एक कॉइल का एरिया अगर s है तो n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n इंटू एस करना पड़ेगा। और कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। हमने एक कोई रेफरेंस ले लिया है t0 पर, उस जीरो एंगल बना रहा है ऐसा मान लिया, और ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो किसी भी टाइम पर जो रोटेशन है वो ओमेगा टी एंगल बनाएगा जैसे। तो ये हमारा उसका इंस्टेंटेनियस फ्लक्स का वैल्यू है। और हमारा जो फैराडेज लॉ से, यूजिंग फैराडेज लॉ, हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। अगेन माइनस का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन चूंकि हम डायरेक्शन पर अभी कुछ भी नहीं बोल पा रहे कि किधर से किधर, क्योंकि हमने डिफाइन ही नहीं किया, तो जहाँ पर डायरेक्शन को एक्सप्लिसिटली नहीं बता पा रहे हम लोग, वहाँ पर सीधे तुम माइनस लगा के ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा बी एन एस, कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा साइन ओमेगा टी। और ये जितनी भी टर्म्स हम लोग ने इनिशियली मिले हमको, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट और एंगुलर वेलोसिटी, इसका भी कॉइल का हमने कांस्टेंट कर दिया। तो ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है ईएमएफ का, उसको अगर हमको लिखना हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी। बट जैसा मैंने कहा कि ये जो ओमेगा टी हमने लिया है ये एक जनरल केस है कि हमने t0 पर एंगल को जीरो कर दिया। अगर t0 पर एंगल जीरो नहीं होता, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम हो। इसलिए जनरल फॉर्म अगर हमको ईएमएफ का लिखना हो एसी में, तो हम लोग एक फाई का भी टर्म डालते हैं। मतलब द जनरल फंक्शन कैन बी रिटन एज साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा। और इसको बोला जाता है पीक वैल्यू, और इसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो
करंट जो है और वोल्टेज जो भी एसी में वो फ्लक्चुएट होता है। एसी क्या है और इसके बारे में डिटेल्स बातें बाद में होंगी, लेकिन एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है एसी जनरेटर के बारे में जानने की, वो ये कि जो फ्लक्स है और जो ईएमएफ है, इन दोनों का फंक्शन को हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। फ्लक्स में आता है कॉस और ईएमएफ में आता है साइन। ये दोनों हमेशा उल्टे होंगे। अगर ये साइन आ गया तो ये कॉस हो जाएगा, ये कॉस हो गया तो ये साइन हो गया। मतलब दोनों में एक π/2 का फेज डिफरेंस है। ईएमएफ एंड करंट आर आउट ऑफ फेज बाई π/2। ईएमएफ एंड फ्लक्स आर आउट ऑफ फेज बाई π/2। यानी इसके बोलने का मतलब ये होता है कि एक जब मैक्सिमम लेगा तो दूसरा मिनिमम हो जाएगा। ये साइन और कॉस के ग्राफ से भी सिंपली तुम समझ सकते हो। यहाँ पर जो साइन और कॉस का ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, तो क्लियरली जब कॉस मैक्सिमम था तो साइन मिनिमम था, जब कॉस मिनिमम है तो साइन मैक्सिमम है, जब कॉस जीरो है तो साइन मैक्सिमम है। फिर ये यहाँ पर ये कॉस अपोजिट डायरेक्शन मैक्सिमम है। अब अगर माइनस साइन को इग्नोर कर दिया जाए, करंट फिर से जीरो हो गया। फिर उस तरह से करंट मैक्सिमम हुआ तो इस तरीके से साइन और कॉस में क्या होता है, अगर माइनस साइन को हटा दिया जाए तो एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा मिनिमम, जीरो। और तो जब फ्लक्स मैक्सिमम होगा उस समय रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिनिमम होगा, और जब फ्लक्स मिनिमम होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम होगा। इसलिए बहुत बार इसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। क्वेश्चन आता है तो उनको लगता है जब फ्लक्स ज्यादा होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा, जबकि ये गलत है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स उस समय मिनिमम होगा। इसको बहुत अच्छे से फिजिकली भी सोच सकते हैं। अगर मान लो फ्लक्स जीरो हो रहा है, जैसे tan थीटा का वैल्यू 0 से 45 तक जो चेंज होता है या 60 तक जो चेंज होता है, और 60 से 90 में जो चेंज होता है, और 90 से थोड़ा पहले लाइक 85 डिग्री पर जो वैल्यू होगा tan का, और 90 पर जो वैल्यू होगा, 5 डिग्री में कितना सारा चेंज हो गया। 90 पर वो इन्फिनिटी चला गया। उसी तरह से डेल्टा फाई बाई टी, तो डेल्टा फाई का वैल्यू चाहे जितना भी छोटा हो, बोलने का मतलब है E इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब फाइनल फ्लक्स अगर जीरो हो गया और डेल्टा टी हम जीरो ले लिए, स्मॉल टाइम, वो जो जब वो जीरो हो रहा है, तो डेल्टा फाई चाहे जितना भी छोटा हो, ये वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी। ये फाइनाइट है, ये लगभग जीरो हो रहा है। इसलिए जब फ्लक्स मिनिमम होता है तो ईएमएफ मैक्सिमम होता है, और जब फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो ईएमएफ उससे मिनिमम होगा। ये आउट ऑफ फेज वाली बात इक्वेशन से भी समझा जा सकता है, लॉजिक से भी समझा जा सकता है, जैसे तुमको अच्छा लगे, यू कैन अंडरस्टैंड। और एसी में साइन का फंक्शन क्यों आता है, ये यहीं से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो डिफरेंशिएशन से आया, ये जो फ्लक्स के इक्वेशन से आया, यही रीजन है कि हमारा जो भी एसी हम लेते हैं वो साइन या कॉस फंक्शन लेता है। अब ये फाई पर डिपेंड करता है। फाई अगर जीरो है तो साइन ले लेगा, π/2 हो जाएगा तो कॉस ले लेगा। तो फाई क्या लेगा, उसके अकॉर्डिंग साइन और कॉस। साइन और कॉस सेम ही फंक्शन होते हैं, बेसिकली π/2 का फेज डिफरेंस होता है। तो जब भी हम एसी पढ़ेंगे तो हमारा जो पहला डिस्कशन और ये वोल्टेज जो भी शुरुआत होता है वो सब साइन फंक्शन से ही शुरू होता है। इसलिए एसी जनरेटर से ही हमको समझ में आ जाना चाहिए कि साइन क्यों आता है। और लास्ट पार्ट है डीसी मोटर। डीसी मोटर और जनरेटर, मोटर और जनरेटर का काम लगभग रिवर्स है। यहां पर हम लोग करंट पास करते हैं, सॉरी, रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं, और उसके कारण करंट डेवलप होता है। जबकि मोटर में एग्जैक्टली उल्टा होता है। मोटर वर्क्स टॉर्क वाले कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस कर दिया तो उस पर टॉर्क लगता है। इस कॉन्सेप्ट पर ये मोटर वर्क करता है। तो
यहाँ पर अगर हमने कोई भी कॉइल रखा हुआ है और जिसमें करंट पास कर दिया हमने, इसके थोड़े से मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा फर्क होता है एसी जनरेटर से। यहाँ पर इस तरह के हाफ हाफ सेमी सर्कुलर लिंक्स लगे होते हैं कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए, ताकि करंट का डायरेक्शन चेंज ना हो। और हम लोग क्या करते हैं, इससे डीसी करंट पास करते हैं। तो डीसी करंट पास करने से करंट जो है वो इस तरीके से और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क लगता है और ये रोटेट करने लगता है। तो डीसी मोटर का वर्किंग होता कैसे है? खैर ये तो हमको पहले से ही पता है कि रोटेशन होता है, टॉर्क लगता है तो रोटेट करने लगा। लेकिन इस चैप्टर में डीसी मोटर का जो वर्किंग है वो अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। कोई भी डीसी मोटर है, अगर मैं उसको इस तरीके से डिनोट करूं, ये मान लो मोटर है, तो इसके अंदर कॉइल होता है और कॉइल का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, रेजिस्टेंस वेरी लो। प्योर कॉपर होता है ऐसा नहीं है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज वेरी लो। अगर डायरेक्ट इसको हम 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दिए फॉर एग्जांपल, और इसका रेजिस्टेंस लेट से 5 ओम है, 5 ओम, लो का मतलब 5, 10, 15, तो एकदम से करंट जो होगा उसमें कितना हो जाएगा, 220 अपॉन मान लो 5 ओम ले लिए, तो कितना हैवी करंट इस मोटर में फ्लो करेगा। और उतना करंट कॉइल बियर नहीं कर सकता, कॉइल जल जाएगा। तो फिर होगा कैसे, चलेगा कैसे? तो होता क्या है, क्योंकि कॉइल रोटेट होता है तो रोटेशन के कारण फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज होने से इसमें एक ईएमएफ भी डेवलप होगा। बोलने का मतलब है, जैसे सेल्फ इंडक्शन की बात होती है कि खुद के कॉइल में फ्लक्स चेंज होने से एक ईएमएफ डेवलप होता है, वैसे ही इस कॉइल से जो फ्लक्स लिंक हो रहा है रोटेशन के कारण वो चेंज हो रहा है और उसे कारण एक ईएमएफ डेवलप होगा, और जो सप्लाइड ईएमएफ का अपोज करेगा। मतलब इस डीसी मोटर के क्रॉस एक बैटरी और एक ईएमएफ डेवलप होता है, जिसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, लाइक दिस। हाँ, ये जो बैक ईएमएफ है इसको हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, सप्लाइड वोल्टेज को वी से डिनोट करते हैं। वी हमारा सप्लाइड वोल्टेज है। ई बैक ईएमएफ बोलते हैं इसको, बैक ईएमएफ। तो एक तो हमको समझ में आना चाहिए कि सप्लाइड वोल्टेज एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये चेंज नहीं होता। और बैक ईएमएफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओमेगा पर, एंगुलर वेलोसिटी। कैसे? तो एसी जनरेटर में हम लोग ने जो चीजें पढ़ी है उसको एक बार रिलेट करें। यहाँ पर हमारा ओमेगा का टर्म आ रहा है, सी बी एन एस ओमेगा। तो अगर हमारे ओमेगा ईएमएफ पीक वैल्यू में आ रहा है, इसका मतलब कि पीक वैल्यू ओमेगा पर भी डिपेंडेंट है। उसी तरह से डीसी मोटर में जब वो रोटेशन कॉइल रोटेट करने लगता है, तो जितना तेज रोटेट करेगा उतना ही बैक ईएमएफ ज्यादा होगा, जितना कम रोटेट करेगा उतना ही बैक ईएमएफ कम होगा। और इफेक्टिवली जो सर्किट में करंट अब फ्लो होगा वो कितना होगा, तो सप्लाई वोल्टेज माइनस ई अपॉन वट एवर विद रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा। अब जो ई है ये हमेशा लेस देन कैपिटल वी होगा, ये कभी बराबर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि एंगुलर वेलोसिटी इतना तेज हो जाए एक लिमिट से, जैसे फैन चलाते हैं या कोई भी डीसी मोटर, तो ऐसा नहीं कि उसका ओमेगा बढ़ते 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 इनफाइनाइटली हो जाएगा। एक फिक्स्ड वैल्यू, फाइनली एक लिमिट तक जाके उससे ज्यादा ओमेगा नहीं बढ़ेगा। हर एक मोटर का ओमेगा मेंशन्ड होता है कि ये मोटर है तो इसका ओमेगा आरपीएम इतना आरपीएम है, उतना आरपीएम है, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। इसलिए ई जो है ये वी से छोटा होता है, बराबर भी नहीं हो सकता, छोटा ही होगा, क्योंकि अगर बराबर हो गया तो करंट जीरो हो जाएगा, जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है वही जीरो हो गया तो फिर चलेगा कैसे। इसलिए इस बैक ईएमएफ का काम होता है करंट को रोकना। जो इतना 44 एम्पियर का करंट वो जो था, वो जो कॉइल है वो ले नहीं पाएगा,
तो इसके लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं। एक तो कैपेसिटर यूज किया जाता है, कंडेंसर जिसको बोलते हैं, वो यूज किया जाता है। और दूसरा एक स्टार्टर यूज किया जाता है। स्टार्टर एक स्विच होता है, वो क्या करता है, इनिशियली जब तक कि मोटर अपना फुल स्पीड नहीं पकड़ता तब तक करंट को रिड्यूस करने के लिए रेजिस्टेंस का यूज करता है। स्टार्टर का वर्किंग बहुत अच्छे से तो यहाँ पर डायग्राम हम नहीं बना पाएंगे, मे बी कुछ इस तरीके से उसको तुम देख सकते हो। इस तरह से बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं और ये हमारा एक तरीके से सप्लाई है। और इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है और एक शाफ्ट लगा होता है। एक शाफ्ट यहाँ पर ऐसा लगा होता है इस तरीके से। और दूसरा वायर जो है इस शाफ्ट के थ्रू कनेक्शन बहुत अच्छे से मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, मेरे को सोचेंगे तो याद आ जाएगा। तुम लोग के बुक में शायद ये होगा स्टार्टर। तो स्टार्टर का काम बेसिकली स्टार्ट के 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए होता है। बेसिकली जब हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो रोटेशन तो उस समय डीसी मोटर का हो नहीं रहा कुछ भी, वो तो रेस्ट में था, तो बैक ईएमएफ तो जीरो रहेगा। तो ये बैक ईएमएफ जब जीरो रहेगा तो भी भाई यार तुरंत इतना ज्यादा करंट हो जाएगा, करंट कॉइल जल जाएगा। तो उसके रोटेशन को स्टार्ट का होने में और रोटेशन का एक फिक्स्ड वैल्यू ओमेगा तक जाने में एक टाइम गैप लगता है। वो टाइम डिले के लिए ये रजिस्टर ऐसे डाले जाते हैं। ये जो रॉड है, शाफ्ट है, ये धीरे 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 पहले यहाँ पर रहता है या फिर और फाइनली रेजिस्टेंस को हटा देता है। इसका पूरा डायग्राम अगर तुम लोग मॉड्यूल में देखना वहां पर दिया हुआ है ये, मेरे को इसका डायग्राम अभी ध्यान में नहीं आ रहा, सोचेंगे तो होगा बट मॉड्यूल में है क्या तुम लोग का ये डायग्राम? अभी किसी बच्चे के पास मॉड्यूल हो तो उसमें इसका एक डायग्राम है स्टार्टर स्विच का, अगर पता नहीं इस बार दिया गया हो तो। है कि नहीं, देखे हो कि नहीं दिया गया स्टार्टर स्विच के बारे में कुछ? हाँ सर दिया है। तो एक बार तुम लोग देखना, मतलब मेन वर्किंग क्या होता है मैं बता देता हूँ, क्यों यूज किया जाता है, क्या प्रिंसिपल होता है। डायग्राम से तुम लोग उसको रिलेट कर सकते हो कि स्टार्ट में हमारा ये जो डीसी मोटर है ये रेस्ट में है तो बैक ईएमएफ जीरो है। और जैसा मैंने कहा कि रेजिस्टेंस तो बहुत कम होता है, कॉइल है कॉपर का, तो करंट बहुत हाई हो जाएगा, ये जला देगा, ये मोटर को ही जला देगा। तो अपने को क्या करना है कि इनिशियल करंट को रजिस्टर के थ्रू कम करना है। और जैसे जैसे कॉइल अपना ओमेगा बढ़ाएगा और ओमेगा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस वाली डिपेंडेंसी खत्म कर देनी है। क्योंकि पूरा टाइम अगर रेजिस्टेंस के कारण करंट कम करेंगे तो ये बहुत एनर्जी खा जाएगा, बहुत सारी एनर्जी को लॉस हो जाएगा हीट के फॉर्म में। इसलिए स्टार्टिंग के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए ये रजिस्टर एक्टिव होते हैं, उसके बाद ये रजिस्टर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, खट 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 करके आवाज होती है। देखे होगे बहुत सारे मोटर का स्विच जो होता है उसके अंदर जब तुम स्विच ऑन करोगे तो खट 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 ऐसे 2-3 आवाज आती है। ये जो शाफ्ट है वो मूव करता है और फाइनली ऐसे जगह पर जाके कनेक्ट हो जाता है जहां पर रजिस्टर जीरो हो गया सप्लाई के थ्रू। और तब तक जो मोटर है वो एक फिक्स्ड ओमेगा तक रीच कर जाता है, बैक ईएमएफ जब डेवलप होने लगा, और जब बैक ईएमएफ डेवलप होने लगा तो करंट मिनिमम हो गया, तो पावर कंजम्पशन भी मिनिमम होगा। मिक्सर ग्राइंडर होता है, हर जगह यही रोल है। मिक्सर ग्राइंडर है उसको फ्री रोटेट करेंगे, मतलब कुछ भी उसके अंदर डालेंगे नहीं, और तब उसको रोटेट करेंगे तो जो ओमेगा से वो रोटेट करेगा। और अगर कोई ग्राइंडिंग चीज, कोई भी चीज को ग्राइंड करने के लिए उसके अंदर डाल देंगे तब वो जिस ओमेगा से रोटेट करेगा, उसमें फर्क होता है। जितना ज्यादा हैवी चीज उसके अंदर डाल देंगे उतना ही ओमेगा कम हो जाएगा, और जितना ओमेगा कम हो जाएगा उतना ईएमएफ कम हो जाएगा, और जितना बैक ईएमएफ कम होगा करंट उतना बढ़ने लगेगा, और जितना करंट बढ़ेगा उतना पावर कंजम्पशन बढ़ेगा। तो अगर किसी मिक्सर ग्राइंडर के अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला और उसके मोटर को ऐसे ही चला दिया तो वो जो एनर्जी कंज्यूम करेगा
और उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें ग्राइंड करने के लिए डाल दी, और तब जो पावर कंज्यूम करेगा, इन दोनों में बहुत फर्क है। तो इसलिए क्योंकि वो जब फ्री रोटेट करता है तो उसमें जो मैक्सिमम ओमेगा है वो रीच हो जाता है और मिनिमम करंट फ्लो कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि पावर कंज्यूम नहीं करेगा, करेगा बट बहुत कम। लेकिन जब हमने कोई चीज ग्राइंड करने के लिए डाल दिया तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। अब जैसे ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन इज अ वेरी गुड एग्जांपल। ड्रिल मशीन को फ्री रोटेट करते हैं, जब किसी दीवार में बिना टच कराए उसको ऐसे रोटेट किया तो वो पावर जो कंज्यूम करेगा वो बहुत कम करेगा। लेकिन अगर हम दीवार में जब छेद कर रहे हैं तब वो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, क्योंकि उसका ओमेगा रेजिस्टेंस फील कर रहा है, ओमेगा कम है, कम हो रहा है। जितना वो फ्रीली रोटेट कर रहा था उतना नहीं कर पा रहा। तो जब ओमेगा कम होगा तो बैक ईएमएफ कम होगा, जब बैक ईएमएफ कम होगा तो करंट ज्यादा कंज्यूम करेगा, करंट ज्यादा कंज्यूम करेगा, पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा, क्योंकि सप्लाई तो कांस्टेंट है। तो इस तरीके से डीसी मोटर रिलेटेड भी क्वेश्चंस कुछ डाले गए हैं, और ये डाला गया तुम्हारा एसी चैप्टर के अंदर। एसी में एक एलआर सर्किट चौक कॉइल भी था, लेकिन चौक कॉइल यहाँ नहीं बता पाएंगे, चौक कॉइल के लिए एसी सर्किट समझना पड़ेगा, इसलिए चौक कॉइल हमने नहीं सीखा है। एसी जनरेटर, डीसी मोटर, डीसी मोटर तुम्हारा एसी सर्किट में है, और ट्रांसफार्मर भी है, लेकिन ट्रांसफार्मर अगेन उसको भी हम एसी में ही समझ लेंगे, क्योंकि फिर से वहां पर साइन ओमेगा टी का टर्म आएगा, तो बेटर है कि पहले एसी समझ लो, उसके बाद ट्रांसफार्मर समझेंगे। तो इस चैप्टर के रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, जो थोड़ी बहुत चीजें थी, एलसी ऑसिलेशन भी एसी में ही दिया हुआ है, लेकिन चूंकि यहाँ पर इसका रोल ज्यादा है, अंडरस्टैंडिंग यहीं पर डेवलप करनी ज्यादा अच्छी है। तो ये सब देख लो एक बार। क्या बोल रहे हो? लॉन्ग्स लॉ, क्या लॉन्ग्स लॉ करके दिया था, मैंने आपको भेजा था। चोक कॉइल और लॉन्ग्स लॉ करके, लॉन्ग LONG। कब भेजे थे? उसने कहा था कि लॉन्ग्स लॉ और फैराडेज लॉ में मतलब सिमिलरिटी थी, स्टेटमेंट प्रूव दिया था ऐसा। वो पढ़ना नहीं होगा, वो यूज किया हुआ किसी क्वेश्चन में। कब शेयर किए थे? ग्रुप में शेयर किए थे या कब? भेजना वो क्वेश्चन, अगर ऐसा है तो मैं देखता हूँ। वैसे कोई लॉ ठीक कोई है, नहीं है, मेरे को पढ़ना नहीं है। अगर होगा तो फिर देख लेंगे नेक्स्ट क्लास से हम लोग। एसी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? तो जितनी भी छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, जैसे हो सकता है कुछ ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन इधर मिल जाए, कुछ एलआर सर्किट का क्वेश्चन उधर दिख जाए, ऐसा मर्जिंग होता है एसी में, और ईएमआई में थोड़ा बहुत मिक्सिंग हो सकता है, कहीं कहीं टॉपिक पैरेलल हो जाते हैं। तो उससे कोई टेंशन नहीं, जब हम एसी करेंगे तो बाकी जो भी चीजें वो हो जाएंगी। सर। बट इस चैप्टर सर उसमें ऐसा दिया है कि लॉन्ग्स लॉ एसोसिएटेड विद फैराडेज लॉ ऑफ EMI आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अब कंजर्वेशन ऑफ बोल रहा है तो एनर्जी होना चाहिए, लेकिन लॉम्स लॉ हम लोग को पढ़ना नहीं है। तुम वैसे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं देख लेता हूँ बेटा, पढ़ना नहीं है कुछ ऐसा। और वैसे बहुत सारे लॉ हैं फिजिक्स में, लेकिन जो हम लोग को प्रोमिनेंट तरीके से पढ़ना है, अब कोई क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा कुछ आ गया तो अपन उसके लिए देख सकते हैं, बट ये है नहीं कुछ, ठीक है ना? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।